डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर 4 पार्ट में रहेगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम मेनली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज जो इंसानों में पाई जाती हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड पार्ट रहेगा वो एड्स एंड कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। और जो फोर्थ पार्ट में हम ड्रग्स और ड्रग्स से जो बचने के कुछ मेजर्स हैं वो भी पढ़ेंगे, और हमारा जो रोल ऑफ सोसाइटी है ड्रग्स अब्यूज़ में, तो वो भी हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। हेल्थ वाज कंसिडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर्स। तो जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो वो क्या चीज़ होती है? वो हमारे शरीर की वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है, हमारे माइंड की वो अवस्था होती है जिसमें जो हमारा शरीर है वो बैलेंस में काम करता है। ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, यहाँ पे जो ह्यूमर्स हैं वो अलग अलग जो एक्टिविटी हैं उनका बैलेंस को लेके जो काम करे यदि शरीर, तो उसको हेल्थ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिसिस्ट एवं भौतिक शास्त्री हैं। तो उनके अनुसार, और जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, उनके अनुसार ए पर्सन विद ब्लैक बाइल काला पीत होता है, बिलोंग्स टू ए हॉट पर्सनैलिटी। तो जिन लोगों के ब्लैक पीत होता है तो वो किनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है? जो हॉट पर्सनैलिटी होते हैं, जो बहिर्मुखी या फिर जो कि लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में पाई जाती है। और जिनको कॉमनली जो फीवर है, जिनको बुखार है, वो होता है। डिस्कवर्ड डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड। तो जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया गया विलियम हार्वे ने, तो उन्होंने क्या पता लगाया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। तो उन्होंने थर्मोमीटर की मदद से जो ब्लैक बाइल जिनके होता है, तो उन लोगों के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो पाया। और इसने क्या डिस्प्रूव किया? जो ऊपर हमने जो एक ह्यूमर थी, जो हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ थी, उसको डिस्प्रूव कर दिया कि भाई जो ब्लैक बाइल है वो नॉर्मल हॉट पर्सनैलिटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनको जो बुखार भी रहता है, तो यहाँ पे जो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल पाया गया। हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, जो स्वास्थ्य है वो किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि जो जीन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों को अपने माँ बाप से इनहेरिटेड फॉर्म में मिलती हैं। उसके बाद सेकंड है इन्फेक्शंस, जो कि अलग अलग इन्फेक्शन, संक्रमण देखने को मिलते हैं। जो समाज में कुछ बीमारियां होती हैं तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो पहुंचती हैं। लाइफ साइकिल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड वाटर, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम किस प्रकार का जो जीवन निर्वहन करते हैं, हमारा जो खाना है वो किस प्रकार का खाते हैं, वाटर, रेस्ट हम लेते हैं नहीं लेते, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हैबिट्स, हमारी आदतें कैसी हैं, तो उनसे भी जो हमारी हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो ये ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे एक इंसान है वो स्वस्थ, वो अच्छा, बिल्कुल बैलेंस्ड पाया जाएगा। मोर एफिशिएंट एट वर्क, जो काम में बिल्कुल कारगर होएगा, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो उसकी जो उत्पादकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो रिजल्ट है वो अच्छे प्रोड्यूस करेगा उसकी। और ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और जिससे कि जो आर्थिक है, आर्थिक जो पैसे वाइज यदि देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पर मिलेगा, प्रसिद्ध मिलेगा। इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी मैटरनल मोर्टिलिटी। तो इंक्रीज लॉन्गेविटी का मतलब जीवन जो काल है लोगों का वो बढ़ चुका है। और हेल्थ जो आज के टाइम पे अलग अलग जो हेल्थ फैसिलिटी है उनकी वजह से, और जिसकी वजह से जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी है उनको वो काफ़ी हद तक वो डिक्रीज हो चुकी हैं। जो माता मृत्यु दर है और जो नवजात मृत्यु दर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज सिंस टाइम इमोमेरियल, जो योगा है वो बहुत पुराने टाइम से ही यूज किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, क्या क्या कंडीशन है जिसके बिहाफ पे हम
जो स्वस्थ शरीर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड दियर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, हमको बीमारियों का पता होना चाहिए, बीमारियों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और उनके उन बीमारियों के हमारे जो शरीर के बॉडी फंक्शन हैं, अलग अलग जो काम है उनके ऊपर इफेक्ट है उनका भी पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, तो जो टीकाकरण होता है किस बीमारी में कौन से टीके हैं वो लगाए जा सकते हैं और मतलब उन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, संक्रमण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी कचरा होता है उसका अच्छे ढंग से निपटारा होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बीमारियों के वाहक होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मच्छर मक्खियां हो गई तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड वाटर रिसोर्सेज, जो खाना है, जो पानी के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है जहाँ से हम उनको यूज करते हैं तो उनकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। डिजीज एंड इट्स टाइप, वैन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड, डिजीज क्या होती है, जब जो शरीर के जो नॉर्मल काम है हो सकते हैं वो एक ऑर्गन के हों, हो सकता है वो काफ़ी सारे ऑर्गन के हों, एक सिस्टम के जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई ऑर्गन इफेक्टेड हो सकते हैं और जिसके अंदर जो ऑर्गन बॉडी है वो एडवर्सली बुरी तरीके से प्रभावित होती है उसको डिजीज बोलते हैं। करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, तो डिजीज का पता कैसे लगता है, शरीर में अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं, संकेत है वो दिखाई देते हैं। ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जो डिजीज हैं मेनली दो भाग में डिवाइड की गई हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमित और असंक्रमित। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज, तो ये बहुत ही कॉमन बीमारियां होती हैं और हम में से हम सारे ही इन बीमारियों से टाइम टू टाइम सफ़र होते रहते हैं, होते रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एड्स है, आर फैटल, कॉमन कोल्ड है, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच आर नॉट ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। कैंसर है वो मेजर काज ऑफ डेथ, ज़्यादातर बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो डेथ है वो कोज करता है और ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज आल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जो ड्रग्स हैं, अलग अलग जो दवाइयाँ हैं, जो नशे हैं और जो अल्कोहल है जो कि एक सोशल इविल है, तो वो भी हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो हेल्थ है उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं। उसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इंसानों में जो आम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। सबसे पहले पैथोजन देखते हैं। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलिमेंथिसिस, हेलिमेंथिसिस में दोनों फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म दोनों आ जाते हैं। कुड काज डिजीज इन मैन, तो ये बीमारियां फैला सकते हैं मैन में। काज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ओन देम, तो ये पैरासिटिक फॉर्म होती हैं जो कि जिस भी जीव में रहती हैं तो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। हो सकता है वो शरीर के अंदर रहें, हो सकता है वो शरीर के बाहर रहें, एंडो और एक्टो पैरासाइट के फॉर्म में मिल सकती हैं। एंटर ओवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, तो हमारे शरीर में वो अलग अलग मीन्स से खाने के जरिए, पीने के जरिए, जो हवा के जरिए वो एंटर कर सकती हैं और वो शरीर में जाके जो भी ये पैथोजन है वो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे जो एक्टिविटी हैं, शरीर के जो महत्वपूर्ण काम हैं उनके साथ ही इंटरफेयर करते हैं, उनकी दखलंदाजी देते हैं काम में, रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिसकी वजह से हमारे जो बाहरी शरीर की जो स्ट्रक्चर है और जो अंदर के जो फंक्शन है वो डैमेज, वो नुकसान, वो उनको उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट, तो पैथोजन्स को क्या करना होता है, जिस भी शरीर में जाते हैं उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको अडेप्ट करना पड़ता है, अनुकूलित होना पड़ता है। जैसे कि जो पैथोजन हमारी गट के जरिए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जरिए जाते हैं तो उनको स्टमक के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक में जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा लो पीएच होता है, एसिडिक कंडीशन पाई जाती है और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको, तो उनसे भी बचना होता है। तो उनसे जब बच पाएंगे तभी जाके आके डिजीज खोज कर पाते हैं। तो ये भी अडेप्टेशन है जो
जो पैथोजन का अडेप्टेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी फैलाने में। उसके बाद बीमारियां पढ़ते हैं हम। सबसे पहले टाइफाइड, काज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, बैक्टीरियल डिजीज है ये, जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती हैं। इन्फेक्शन, एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। तो इन्फेक्शन संक्रमण कैसे होता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसके बैक्टीरिया वो पहुंचेंगे, वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए पहुंच सकते हैं। कंटामिनेटेड मतलब दूषित पानी और खाने के जरिए पहुंचेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको ब्लड के अंदर ये एक बार चले जाते हैं, एब्जॉर्ब, जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है खाने का साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, तो ब्लड में एक बार पहुंच गए तो ये पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वाइडल टेस्ट है जो, वो बड़ा जाना माना टेस्ट होता है जो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड टेस्ट होता है जो कि इसको कन्फर्म करता है कि शरीर में टाइफाइड है या नहीं है। सिम्टम क्या होते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, तो जो ज़्यादातर लंबे टाइम तक जो बुखार है वो बना रहता है शरीर में, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर रहेगा। वीकनेस, कमजोरी आएगी, स्टमक पेन, पेट में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख की कमी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवरल केसेज, और यदि इलाज नहीं करवाया जाए टाइम पे तो इंटेस्टाइन में छिद्र होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और जो डेथ है वो भी कोज कर सकता है कुछ केसेज के अंदर। हिस्ट्री क्या है? टाइफाइड से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है कि एक मैरी मिलन, निकनेम्ड टाइफाइड मैरी। तो मैरी मिलन एक कुक थी, बाय प्रोफेशन, काम से वो कुक थी एक, और उनका नाम क्या निकाल दिया गया? टाइफाइड मैरी। क्यों? क्योंकि वो टाइफाइड कैरियर थी, और टाइफाइड कैरियर का मतलब उसको खुद को तो वो डिजीज नहीं थी, लेकिन उसने अपने खाने के जरिए जो खाना परोसती थी लोगों को, तो उनके जरिए बहुत लंबे टाइम तक वो बीमारी फैलाती रही, तो इसलिए उसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया। उसके बाद है निमोनिया। नेक्स्ट जो डिजीज है वो निमोनिया हम डिस्कस करते हैं। ये काज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये बैक्टीरिया हैं जो नाम है इनके, साइंटिफिक नेम, इनके द्वारा फैलाई जाती हैं। इनफैक्ट alveoli of the lungs filling with fluid leading to several problems in respiration। जैसे कोरोना में भी हमने देखा है कि जो वायरस है कोरोना वायरस, ये भी निमोनिया ही डिजीज फैलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एल्वलाई होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एयर भरने, एयर का जो डिफ्यूजन का काम होता है फेफड़ों में, तो वो फ्लूइड, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो इसी को निमोनिया बोलते हैं। सिम्टम क्या रहेंगे इसके? फीवर, बुखार रहेगा, चिल्स, बिल्कुल ठंडा कंपकपाने वाली जो सर्दी लगेगी, कफ, खांसी रहेगी, और हेडेक, सर दर्द भी रहेगा। लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, जो लिप्स हैं, होठ हैं, और जो फिंगर के नेल हैं, नाखून होते हैं जो, वो ग्रे से जो नॉर्मल कलर होता है उससे ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है वो होती चली जाती है। और क्यों? क्योंकि जो पूरे ढंग से जो डिफ्यूजन है जो एल्वेलाई के अंदर वो नहीं हो पाता है एयर का। इन्फेक्शन कैसे होता है, संक्रमण कैसे फैलता है? बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरियोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जैसे वायरल डिजीज है, वायरस फैलता है ये, इसी तरीके से बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, वो भी जैसे कोई पर्सन है जिसको बीमारी है तो वो छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, एरोसोल्स का मतलब जो उसकी बूंदें हैं जो एयर के अंदर मिलके एक मिश्रण बनाती हैं, तो वो जब दूसरा पर्सन इनहेल करता है, हेल्थी पर्सन, उसके अंदर चली जाती हैं। बाय शेयरिंग ग्लास टंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो जब जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यदि हम बर्तन वगैरह हैं, उसके यदि ग्लासेज वगैरह हैं, ग्लासेज यहाँ पे बर्तन भी हो सकते हैं, और साथ में उसके जो ग्लासेज, सन ग्लासेज वगैरह हैं, गूगल्स वगैरह हैं, वो सीधी शेयर करते हैं, तो उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, जो और भी जो बीमारी बैक्टीरियल डिजीज वो कौन सी होती हैं? डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गलघोटू होती है, प्लेग चूहों से फैलती है, और डिसेंट्री, पेचिस बीमारी हैं, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। उसके बाद कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है, ये रीनो वायरस से फैलता है, वायरल डिजीज है ये। इनफैक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, तो ये ज़्यादातर नाक और जो हमारा सांस लेने वाली नली है उसको इफेक्ट करता है, फेफड़ों को इफेक्ट नहीं करता है ये।
सिम्टम्स क्या रहेंगे? नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, नाक के अंदर जो कॉन्जेशन एक प्रकार का संक्रमण रहेगा और साथ में जो नेजल डिस्चार्ज है, जो फ्लूइड है वो बहता रहता है। सोर थ्रोट, जो गला है वो खराश रहेगी, उसमें हॉर्सनेस, हॉर्सनेस का मतलब है आवाज़ में भी एक भारीपन सा मिलेगा, आवाज़ भी सही नहीं, आवाज़ भी चेंज हो जाती है। कफ खांसी रहेगी, हेड एक सर दर्द, टायर्डनेस थकान रहती है। विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक चलता है, ये अपने आप ही ठीक होता है क्योंकि वायरल डिजीज के ऊपर जो अपने एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, फैलता कैसे है ये? ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे ही कोई पर्सन खांसता है छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके जरिए यदि वो ड्रॉपलेट्स दूसरा पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसमें ये बीमारी फैलती है। थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन है जिसको डिजीज है तो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे पेन है, कॉपी हैं, कप हैं, डोर नोब्स हैं, जो डोर के जो दरवाजों के कुंडे होते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह जो माउस वगैरह होते हैं उनके जरिए भी ये डिजीज फैलती है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जो कि एक प्रोटोजोन होता है, बहुत छोटा प्रोटोजोन होता है, स्पोरोजोट्स में आता है, स्पोरोजोइट्स। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, पी वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ये डिजीज फैलाने वाले कुछ प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तो ज़्यादा जो बीमारी ज़्यादा फैलाई जाती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा फैलाई जाती हैं। मैलिग्नेंट का मतलब है फैलने वाली डिजीज। लाइफ साइकिल क्या रहता है प्लाज्मोडियम का? रिक्वायर 2 होस्ट, तो इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो चाहिए होती है इनको अपना लाइफ साइकिल है पूरा करने के लिए। प्लाज्मोडियम एंटर्स ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है? उसकी स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करेगा। एक स्पोर होते हैं छोटे छोटे बीज जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि जैसे ही मच्छर है ना फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है तो वो उसके जो स्लाइवा है उसके अंदर होता है और वो एक बारी ब्लड सर्कुलेशन में यदि चला जाता है। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, तो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो लीवर सेल में चले जाते हैं और उसके बाद एक बारी वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आरबीसी हैं उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन दियर रप्चर, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। रप्चर ऑफ द आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक, जो जैसे रप्चरिंग होगी आरबीसी की तो वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज शुरू होंगे जिसको हीमियोजोन बोलते हैं। काज चिल एंड हाई फीवर, इसी की वजह से जो लक्षण है, जो ठंड है कंपकपाती हुई ठंड लगेगी और हाई फीवर बुखार भी रहेगा। रिक्वरिंग एवरी 3 to 4 days, जो कि बीच बीच में कुछ टाइम हुआ उसके बाद ठीक हो गया, कुछ शाम हुआ, इस तरीके से अलग अलग टाइम में वो जो बुखार है वो होता रहता है। थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंटर मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और जैसे ही एक इन्फेक्टेड पर्सन को फिर ये मच्छर काटेगा तो इसके मच्छर के जो शरीर के अंदर वापस चला जाता है और मच्छर में आगे की जो डेवलपमेंट है वो होती है। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन दियर सलेवरी ग्लैंड्स, जो पैरासाइट्स हैं उसके बाद वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वो फिर स्पोरोजोइट्स बनाते हैं किसके अंदर? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर, और उनको फिर किसके अंदर स्टोर किया जाता है? सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर वो आगे किसी भी इंसान को काटेंगे ये मच्छर तो स्पोरोजोइट्स हैं दोबारा फिर उसकी बॉडी के अंदर हैं वो बेच दिए जाते हैं। तो लाइफ साइकिल है जो प्लाज्मोडियम का, उसको डायग्राम से समझेंगे कि जैसे कोई भी यदि मॉस्किटो किसी भी हेल्थी पर्सन को काटता है तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो उसके ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में पहुंचेंगे। पैरासाइटिक फॉर्म होती हैं जो, उसके बाद लीवर के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, पहले लीवर सेल को डैमेज करेंगे, उसके बाद फिर वापस ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और उसके बाद फिर ये जो आरबीसी हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आरबीसी को डैमेज करेंगे तो आरबीसी से ही एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस हीमियोजिन बाहर निकलता है जो कि सिम्टम्स वगैरह हैं वो शो करता है, फिर शरीर के अंदर फीवर वगैरह है वो उनसे आते हैं। उसके बाद जो आरबीसी के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपना
गैमेटोजेनेसिस है वो बना करता है, गैमेट्स बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स। इन मेल और फीमेल गैमेट्स को फिर जब मच्छर काटेगा वापस, तो वो मेल फीमेल गैमेट्स हैं वो गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में मच्छर में चले जाते हैं। उसके बाद जो मच्छर में फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म बनती हैं, स्पोरोजोइट्स वो वापस फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और जैसे ही फिर मच्छर काटेगा इस तरीके से फिर एक हेल्थी इंडिविजुअल में जाएंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एसेक्सुअल जो फेज होता है लाइफ साइकिल का, वो मच्छर इंसानों में पूरा करता है, और जबकि मच्छर के अंदर जो होता है वो सेक्सुअल जो फेज है वो पूरा करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंसेक्ट के इनके मच्छरों के अंदर होती है। उसके बाद है हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जो भी हमने अभी डिजीज पढ़ी है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, और इनके जो पैथोजन है किस किस चीज़ की वजह से फैलती है, मोड ऑफ एंट्री, ये बात हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे टेबलेट फॉर्म में एक जगह पे रखा, टारगेट ऑर्गन किस किस ऑर्गन को डैमेज करते हैं, सिम्टम क्या कुछ रहेंगे, इनके सेवर कंडीशन में क्या कुछ हार्म कर सकते हैं, ये क्या लक्षण रहेंगे, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे वो टाइफाइड मैरी वाला जो पॉइंट था इनके बारे में जो बताता है। तो यहाँ से एक ओवरव्यू है, हम इन चारों डिजीज का वो ले सकते हैं। उसके बाद है अमीबोसिस, अमीबोइक डायसेंट्री, जो अमीबा की वजह से पेचिस बीमारी होती है वो देखेंगे डिजीज। तो ये किस चीज़ की वजह से फैलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से फैलती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है वो क्रिएट करती है बड़ी आंत में। सिम्टम्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स, जो जो बोल सकते हैं इसको उबार से गांठें से बनेंगी पेट में। उसके बाद स्टूल्स, मतलब क्रैम्प्स हैं, मसल्स अकड़ेंगी पेट की, ये भी बोल सकते हैं। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, तो यहाँ पे लूज मोशंस हैं वो लगेंगे, और जो म्यूकस है, ब्लड क्लोट्स है वो लिए वो मिलेंगे। कैरियर्स, हाउस फ्लाइज है वो जो घर में मक्खी पाई जाती हैं वो फैलाती हैं इस बीमारी को, पैरासाइट्स को फ्रॉम फीसिज, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसके अंदर जब ये अमीबा होती हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो उसको एक हेल्थी पर्सन के अंदर वहाँ पे लेके जाती हैं। कैसे, फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठती हैं ये, और उस फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, जैसे ही हम जो पानी है या फिर फूड है वो कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर लेते हैं, तो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर है वो ये अमीबा है वो चली जाती है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती हैं। उसके बाद एस्कैरिसिस, काज्ड बाय एस्कैरिस, राउंड वॉर्म्स के द्वारा फैलती है, और वाउचेरिया है, फिलेरियल वॉर्म है, इनके द्वारा भी बीमारी है वो फैलती है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, बुखार भी रहेगा, एनीमिया, अरक्तता, अब ब्लीडिंग होगी तो रक्त की कमी है वो होती रहेगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो आंत है, आंतों का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन किस वजह से फैलती हैं, एग्स ओ पैरासाइट, जो अंडे होते हैं पैरासाइट्स के वो एक्सक्रीटेड अलोंग विद फेसिस, जो एक्सक्रीटा होता है उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, और वो मिट्टी को दूषित करते हैं, वाटर को, प्लांट्स को, उनको दूषित करते हैं। और हेल्थी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, तो यदि कोई हेल्थी पर्सन है वो इनसे दूषित पानी को या वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खाता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो पिक से हम देख सकते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एस्कैरिस राउंड वॉर्म होता है वो डैमेज करता है, जो और जैसे ही वो अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल पेन वो होता है। उसके बाद एलिफेंटिसिस, हाथी पाँव बीमारी भी बोलते हैं इसको, स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये भी कंटामिनेटेड वाटर है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनसे फैलती हैं। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन थ्रू बाइट्स बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी बीमारी फैलाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो एक हेल्थी पर्सन में फीमेल मॉस्किटो होती हैं कुछ, उनके द्वारा इन्फेक्टेड जो हेल्थी पर्सन है उनके अंदर ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो लेके चले जाते हैं। काज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म्स, फिलेरियल वॉर्म होते हैं वाउचेरिया, वाउचेरिया बैंक्रोप्टी, वाउचेरिया मेलाई, तो इनके द्वारा ये डिजीज फैलती हैं, ये भी राउंड वॉर्म्स में ही आते हैं। काज्ड ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जिसे क्रोनिक का मतलब होता है एक्यूट और क्रोनिक, तो क्रोनिक है आराम आराम से जो बढ़ती रहे चीज़,
लंबे टाइम तक रहे तो इन्फ्लेमेशन जलन रहती है ऑर्गन्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स है ऑफ लोअर लिम्स, तो जो हमारे पाँव होते हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ नोड्स वगैरह, लिम्फ वेसल्स वगैरह है, उनके अंदर इन्फेक्शन होता है और काफ़ी सालों तक ये बीमारी है वो बढ़ती रहती है। इफेक्ट जेनिटल ऑर्गन, तो ये जो जेनिटल ऑर्गन है, गोनेट्स हैं, तो उनको भी इफेक्ट करती हैं, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज, जिसकी वजह से जो डिफॉर्मिटीज है, जो शरीर है वो बेढंगा सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे हम पिक से समझ सकते हैं, जैसे एक पाँव नॉर्मल है और दूसरे पाँव में एलिफेंटिसिस हुई है, तो बहुत ज़्यादा फैलाव होता रहता है पाँव का, तो वो हाथी का पाँव होता है उस तरीके का बन जाता है। तो ये किसकी वजह से फैलती है? मेन चीज़ है वाउचेरिया बैंक्रोप्टी और वाउचेरिया मेलाई इन राउंड वॉर्म्स की वजह से फैलती है। उसके बाद है रिंग वॉर्म, जो दाद होते हैं, काज्ड बाय फंजाई, फंजाई के वजह से फैलते हैं, बिलोंगिंग टू माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिड्रोमोफाइटन। तो ये अलग अलग जीन्स हैं जिनकी जो स्पीसीज है रिंग वॉर्म्स है वो फैलाती हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, तो इंसानों में बहुत आम है वो देखने को मिल जाती हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे? अपीयरेंस ऑफ ए ड्राई स्केली लेसन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। तो जो शरीर है वहाँ पे कुछ ड्राई स्केली लेसन्स, कुछ निशान से हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर, जैसे कि स्किन, त्वचा है, नेल्स हैं, नाखून है, स्काल्प, स्काल्प क्या होते हैं? जो सिर होता है, ठीक है, सिर की जो अलग अलग जो पोर्शन होते हैं वहाँ पे ये निशान पड़ते हैं। लेसन्स आर अकम्पेंड बाय द इंटेंस ईचिंग, और साथ में जो लेसन्स, जो निशान पड़ेंगे उसमें खुजली भी होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई, और फंगस के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है ग्रोथ की, तो वो क्या है? उसमें उनको चाहिए और नमी चाहिए, उनके साथ ही यदि इनको ये मिलती है फंजाई को तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रायोन्स और बिटवीन द टोज, तो ये किस जगह पे ज़्यादा रहते हैं? जो स्किन फोल्ड, जहाँ पे स्किन फोल्डिंग बना के होती है, जैसे जो टोज होते हैं अंगूठे वहाँ पे, और जो ग्रायोन्स, जो हमारे हाइंड लेग, जो लेग्स होती हैं, लेग्स जहाँ पे जॉइंट होती हैं, तो उस जगह पे भी जो फोल्डिंग है वहाँ पे भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग टावल्स, क्लोथेज, इवन कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो किस चीज़ की वजह से फैलती हैं? जो मिट्टी है, मिट्टी की से भी इन्फेक्शन फैलता है, तौलिया है उनसे भी इन्फेक्शन, क्लोथेज कपड़ों से, और साथ में जो कंघी है इन्फेक्टेड पर्सन की यदि यूज़ करते हैं तो उनसे बीमारी फैल सकती है। तो रिंगों की हम पिक देख सकते हैं, दांत वगैरह जो होते हैं तो वो नॉर्मल देखने को मिलता है इंसानों में। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के, हम इन बीमारियों से बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, तो हम अपने शरीर की और अपने जो आसपास का जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी साफ सफाई रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में क्या जाता है? बॉडी को साफ सुथरा रखना, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और जो भी खाना वगैरह हम खाते हैं उसको साफ खाएं, साफ पानी पिएं, फूड, जो वेजिटेबल फ्रूट हम मार्केट से लेके आते हैं उनको धो के खाएं। पब्लिक हाइजीन में क्या जाता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, तो जो भी एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं और जो वेस्ट होता है, घरों का जो कचरा होता है उसका ठीक ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए, उनको खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पीरियडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वोयर, पूल, कैश पूल्स एंड टैंक्स, तो जो भी अलग अलग वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिजर्वोयर होते हैं, पूल वगैरह होते हैं, कैश पूल्स भी इन्हीं से रिलेटेड होता है, और जो टैंक हैं, घरों की जो टंकियां हैं उनको टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए, उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग्स, जो कैटरिंग का सामान होता है जो कि विवाह शादियों में देखने को मिलता है, तो उनकी भी टाइम टू टाइम साफ सफाई की जानी चाहिए। उसके बाद जो वेक्टर होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले वेक्टर, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को खड़ा नहीं रहने देना चाहिए कहीं पे भी, अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, खासकर जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस आसपास पानी को खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो कूलर हम यूज करते हैं गर्मियों में उनके अंदर भी साफ सफाई रेगुलर की जानी चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि मच्छरों से भी काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, तो जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें जो मछलियां हैं उनके जो बीज वगैरह होते हैं वो डालने चाहिए, जो गैम्बूसिया मछली है खासकर उसके, जो कि मॉस्किटो के जो लार्वा है उनको खा जाती हैं, ये जो मच्छर हैं वो वहाँ पे नहीं पनपेंगे फिर। स्पेयरिंग
ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिजीज ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स। तो इंसेक्टिसाइड्स जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव करना चाहिए डिजीज जो नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज एरिया जो ज़्यादा बड़े नाले होते हैं, गंदे नाले, और स्वैम्प्स दलदली क्षेत्र है वहाँ पे इनका छिड़काव किया जाना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश टू प्रिवेंट, और जो डोर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी जो जाली होती हैं वो लगवा के रखनी चाहिए ताकि जो एंट्री है वेक्टर्स की उनको रोका जा सके। डिजीज से बचने के लिए जो इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है, वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, जिसके अंदर यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर जो टीके हैं, वैक्सीनेशन है जो, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आ जाते हैं, जो अलग अलग टाइम पे टीकाकरण प्रोग्राम चलते हैं। टू कम्प्लीटली इरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, तो किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं। और जैसे डिजीज के जो डेडली डिजीज है वो स्मॉल पॉक्स होती हैं, उसी प्रकार से कुछ अदर टाइप के इन्फेक्शन है, जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी होती है, निमोनिया है, टेटनस हड्डियों की बीमारी होती है, तो इनको रोकने के लिए भी जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, वो यूज की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज एट वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स, तो बायोटेक्नोलॉजी भी आज उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहाँ पे जो नए नए और सेफर जो वैक्सीन्स हैं वो बनाई जा चुकी हैं, और हर बार उनके अंदर कुछ अपडेशन है वो भी देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके जो साइड इफेक्ट वगैरह हैं वो भी कम देखने को मिलेंगे। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, तो जो नई नई एंटीबायोटिक्स हैं और जो वेरियस अदर ड्रग्स हैं वो भी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं।